हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल फूड। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ रेलवे लोको पायलट के सीबीटी 2 में पार्ट बी का जो सिलेबस है, टेक्निकल सिलेबस आपका ट्रेड वाला। उसमें हीट इंजन से रिलेटेड जो भी सिलेबस है आपका कंप्लीट, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। एक्चुअली में क्या होता है कि जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, चाहे वो बीटेक के भी हों, ठीक है, दोनों में क्या होता है कि दोनों लोग अपना जो सिलेबस चूज करते हैं, ट्रेड चूज करते हैं, वो हीट इंजन मोस्टली चूज करते हैं। और उनकी सेलेक्ट करने का जो बेसिक रीजन होता है वो ये होता है कि उन्होंने अपना थॉरोली मैकेनिकल में हीट इंजन से रिलेटेड ज़्यादातर पोर्शन पढ़ा होता है, जैसे आईसी इंजन हुआ, पावर प्लांट हुआ, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स हुआ, ये सब उन्होंने पढ़ा होता है और वो हीट इंजन सेलेक्ट कर लेते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि हीट इंजन में केवल थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, एचएमटी है, आईसी इंजन है, पावर प्लांट है, यही सब रहता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। हीट इंजन का सिलेबस आईटीआई लेवल पे थोड़ा वास्ट होता है। आरबी ने लोको पायलट के लिए जो हीट इंजन का सिलेबस ड्राफ्ट किया है, उसमें क्या है कि इन्होंने टोटली सिलेबस को 8 मॉड्यूल में डिवाइड किया हुआ है। और हर एक मॉड्यूल में थ्योरी और प्रैक्टिकल, 2 सेगमेंट्स में इन्होंने सिलेबस को डिवाइड किया है। लेकिन हमें यहाँ पे एग्जाम देने हैं, ठीक है, रिटन एग्जाम देना है, तो इसमें हमें जो हमारा फोकस होगा वो मेनली थ्योरेटिकल पार्ट पे होगा। प्रैक्टिकल से हमें ज़्यादा लेना देना है नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो टोटल 8 मॉड्यूल हैं, तो 8 मॉड्यूल में सिलेबस काफ़ी वास्ट हो जाता है, जो कि केवल और केवल थर्मोडायनेमिक्स और पावर प्लांट ही नहीं होता है, बहुत सारा सेगमेंट्स है उसमें। तो हम एक एक करके एक एक मॉड्यूल को लेके चलते हैं और आपको उसमें डिटेल में बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें इन्होंने इन्वॉल्व की हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं मॉड्यूल फर्स्ट पे। मॉड्यूल फर्स्ट में क्या है कि आपका हीट इंजन ट्रेड में जो मॉड्यूल फर्स्ट है वो है बेसिक फिटिंग का। बेसिक फिटिंग में इन्होंने देखिए ट्रेड थ्योरी में क्या रखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशंस, ठीक है, लीनियर मेजरमेंट्स एंड इट्स यूनिट्स। लीनियर मेजरमेंट्स जैसे आप, जो लीनियर मेजरमेंट है, एंगुलर मेजरमेंट है, वैसे केवल और केवल लीनियर नहीं होता है, इसमें आपका एंगुलर मेजरमेंट्स भी आते हैं, ठीक है। और इट्स यूनिट्स, यूनिट्स में तो आपको पता ही है जो बेसिक्स होते हैं, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर ये सब। और दूसरा होता है आपका, फिर है स्क्राइबर्स, मेथड्स ऑफ स्क्राइबिंग विद द हेल्प ऑफ स्टील रूल। स्टील रूल वो तो आपको पता ही है, ठीक है, जो मेजरमेंट करने का अपना स्टील वाला स्केल होता है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। फिर होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डिवाइडर्स, कैलिपर्स, इनसाइड कैलिपर्स, आउटसाइड कैलिपर्स, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट उसको हम जेली कैलिपर बोलते हैं, जो लंगड़ा वाला कैलिपर होता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका देयर यूज एंड केयर, सेंटर पंच एंड डॉट पंच, कंस्ट्रक्शन एंड यूज, ठीक है। तो ये तो आपने वर्कशॉप में, अगर जितने भी डिप्लोमा या बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं मैकेनिकल वाले, उन्होंने फर्स्ट ईयर में अपने मैकेनिकल में पढ़ा होगा। ये सेंटर पंच हुआ, डॉट पंच हुआ, ठीक है, स्टील रूल हुआ, ठीक है, ये सब वर्कशॉप में आता है आपका। डिवाइडर है, कैलिपर है, ठीक है, आउटसाइड इनसाइड जेली कैलिपर भी देखा होगा, ठीक है। और उसके बाद यूज ऑफ मार्किंग मीडिया, हैमर्स, टाइप्स एंड यूज। मार्किंग मीडिया मतलब मार्किंग टूल्स जो होते हैं ना, उन सब के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। ये आपका थ्योरी में आ जाता है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर इस ट्रेड का मतलब इसका जो यूज होता है, इस वाले पोर्शन का थ्योरी का, वो प्रैक्टिकल में ही होता है। लेकिन इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं ये, ठीक है, इनका यूज थ्योरी में भी होता है, ठीक है। थ्योरी में क्वेश्चंस इनसे आ जाते हैं, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। बाद आता है आपका हेक्सा फ्रेम्स एंड हेक्सा ब्लेड्स। आपने हेक्सा वर्कशॉप में देखी होगी, उसके ब्लेड्स देखे होंगे, ठीक है। देयर कंस्ट्रक्शन, उनके कंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं, डिस्क्रिप्शन, मतलब उनको नंबर ऑफ टीथ जो होते हैं ना पर इंच में, ठीक है, उनको किस तरह से नॉमेनक्लेचर उनका कैसे होता है, ठीक है, उनका यूज, उनका केयर। सरफेस गेज की बात करें, सरफेस गेज भी आप लोगों ने देखा होगा, बी ब्लॉक्स भी वर्कशॉप में देखे होंगे, ठीक है। मार्किंग ऑफ टेबल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका इंजीनियर स्क्वायर, ठीक है, बेंच वाइस एंड वाइस क्लैम्प्स। ये सारे इक्विपमेंट्स जो आपके वर्कशॉप में रखे होते हैं, वहाँ से आप इसको, जो आपने वर्कशॉप की बुक होगी वहाँ से जो पढ़ा होगा, एक बार आप उसको रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। वहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चीजल्स में चीजल्स के टाइप्स क्या हैं, ठीक है, उनकी यूज क्या है, ठीक है। और फिर फाइल्स में आ जाती हैं आपकी टाइप्स, ग्रेड्स, कट्स, सेक्शंस एंड लेंथ। होता क्या है कि जो फाइल्स होती हैं, फाइल्स का वो जो टाइप्स होता है ना, वो टाइप्स होता है कि ग्रेड के हिसाब से, कट के हिसाब से, सेक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो उस हिसाब से फाइल्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली ये नेम वाइज भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसका आइडिया होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। केयर एंड यूज ऑफ वेरियस कॉमन फाइल्स, फिर फाइल कार्ड्स हैं एंड इट्स यूज, कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल्स हैं, ठीक है, जो आपकी फाइल, मतलब हिंदी में बोले तो रेती बोलते हैं उसको, तो फाइल की कन्वेक्सिटी, ठीक है, फाइल की कन्वेक्सिटी कैसी होती है उसके बारे में। इट्स रीजंस, ठीक है, प्रॉपर स्पीड फॉर स्टडी एंड एक्यूरेट फाइलिंग। अगर आप जब फाइलिंग करते हैं वर्कशॉप में, प्रैक्टिकल में आपने देखा होगा कि उसमें थ्योरी में पूछ रहा है कि प्रॉपर स्पीड क्या रखनी चाहिए, स्टडी और एक्यूरेट, अगर आपका सरफेस आए उसके लिए क्या स्पीड रखनी चाहिए, ठीक है। राइट मेथड ऑफ फाइलिंग, फिक्सिंग फाइल हैंडल, ठीक है, फाइल जब आप करते हैं तो कौन सा मेथड, राइट मेथड कौन सा होता है फिक्स करने का। एंगल प्लेट्स हो गया, पैरेलल ब्लॉक्स हो गया, दे आर यूज इन मार्किंग आउट प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये सब आपके वर्कशॉप से रिलेटेड सारे सारे थ्योरी हैं।
इसके बाद आता है आपका सरफेस प्लेट कंस्ट्रक्शन, यूज एंड केयर। सी क्लैम्प्स आपने देखा होगा, ठीक है, जिसमें हम जॉब को पकड़ते हैं। एंड पैरेलल क्लैम्प्स हो गया, ठीक है। वर्नियर कैलिपर एंड वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर कैलिपर का यूज होता है 0.02, उसका लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। एंड देयर कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल लिस्ट काउंट, ठीक है, उसका पूरा आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, कितना होता है, ठीक है। केयर एंड मेंटेनेंस, ड्रिल्स एंड ड्रिलिंग, ड्रिल होता है, ठीक है, तो जो ड्रिल आपकी यूज होते हैं वर्कशॉप में, उसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। एंड इट्स टर्म्स टाइप्स एज पर सैंक, ठीक है। तो ड्रिल का क्या होता है, सैंक के हिसाब से उनके टाइप्स होते हैं, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। फिर आता है फ्लूइड्स एंड सिस्टम्स ऑफ साइज, ड्रिल एंगल्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। कूलेंट्स यूज फॉर ड्रिलिंग, जब आप ड्रिलिंग करते हैं ड्रिल मशीन पे, तो किस टाइप की कूलेंट्स यूज किए जाते हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ड्रिल एंगल गेज, कंस्ट्रक्शन एंड यूज स्पेशल टाइप ऑफ ड्रिल्स, ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के ड्रिल्स होते हैं, इनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये सब आपका, तो जो आपका पहला ब्रीफ है, बेसिक फिटिंग, ठीक है, ब्रीफ कोर्स कंटेंट जो आपका बेसिक फिटिंग का इन्होंने दिया है, तो उसमें आपने देखा कि ज़्यादातर जो सिलेबस है थ्योरी का, वो वर्कशॉप से रिलेटेड जो फिटिंग वाला शॉप होता है, वर्कशॉप होता है, उसकी सारी थ्योरी जो है इन्होंने रखी हुई है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फिर आपका आता है इसी में कटिंग स्पीड, स्पीड एंड फीड फॉर एफिशिएंट ड्रिलिंग। जब आप ड्रिलिंग करते हैं तो उसमें आपकी फीड स्पीड कितनी रखनी चाहिए, ठीक है। सेटिंग ऑफ करेक्ट स्पीड्स फॉर प्रॉपर ड्रिलिंग ऑन ड्रिल मशीन्स, कॉम्बिनेशन सेट, ठीक है, स्क्वायर हेड, प्रोट्रैक्टर हेड, सेंटर हेड एंड देयर यूज इन मार्किंग आउट। जितने भी मार्किंग टूल्स हैं वो सारे सारे इसमें आ जाएंगे अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चेकिंग एंड सेटिंग जॉब टैप्स, साइज ऑफ टैप्स, जो आप थ्रेड काटते हैं ना, टैप्स का यूज क्या होता है, एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए, ठीक है, सॉरी इंटरनल थ्रेड काटने के लिए टैप्स का यूज किया जाता है। उसमें आउटर में टीथ बने होते हैं, उसको हम होल में डाल के उसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो थ्रेड कट जाती है। टाइपिंग, टाइपिंग ऑफ ब्लाइंड होल्स, ठीक है। ब्लाइंड होल मतलब जिसमें एक तरफ से थ्रू आउट नहीं दिखता है, ठीक है, एक तरफ से होल होता है, दूसरी तरफ से एंड उसका मतलब आप थ्रू आउट देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है कि उसमें अगर आप टाइपिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टाइपिंग ऑफ ब्लाइंड होल्स। रीजंस फॉर ब्रोकन टैप्स, एक्सटर्नल थ्रेडिंग, डाइज। अब अगर आपको एक्सटर्नल किसी शाफ्ट पे थ्रेडिंग करनी है तो डाई का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको उस डाई के बारे में पता होना चाहिए कि उसके टाइप्स क्या है, कॉमनली यूज सॉलिड एंड स्प्लिट टाइप्स। अगर कॉमनली यूज किया जाता है जो स्प्लिट टाइप के और सॉलिड टाइप के यूज किए जाते हैं। फिर टाइप्स ऑफ स्टॉक्स हैं एंड हैंडल्स हैं। मेथड ऑफ थ्रेडिंग है, ठीक है, विद स्टॉक एंड डाई। थ्रेडिंग लुब्रिकेंट्स हैं, ठीक है, जब आप थ्रेडिंग करते हैं मशीन पे तो आप किस टाइप के लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं। सेटिंग द थ्रेडिंग डाई, मतलब जब आप थ्रेडिंग करने जाते हैं तो डाई को सेट कैसे करते हैं, ठीक है। माइक्रोमीटर आउटसाइड इट्स डिस्क्रिप्शन एंड यूज, जो माइक्रोमीटर होता है आपका, तो आपने माइक्रोमीटर देखा होगा, उसका लिस्ट काउंट 0.01 रखा जाता है, होता है, ठीक है। तो माइक्रोमीटर कितने टाइप हैं, उनके क्या यूज हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ बी थ्रेड्स एंड यूज ऑफ थ्रेड गेज, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, ये दो टाइप होते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड माइक्रोमीटर, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर होता है डेप्थ गेज, होता है देयर कंस्ट्रक्शन एंड फीचर्स होते हैं, यूज एंड केयर, ठीक है। तो डेप्थ गेज होता है मतलब हाइट, कहीं गहराई नापनी होती है तो उसके लिए डेप्थ गेज यूज किया जाता है, ठीक है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर, वेरियस यूज ऑफ चेकिंग द ट्रूथ ऑफ फ्लैट एंड राउंड सर्फेसेस। तो जो आपका डायल गेज होता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर का मतलब डायल गेज, डायल गेज जिससे हम क्या करते हैं, कोई भी सरफेस हुआ, ठीक है, उसको कैलिब्रेट करने के लिए मेनली यूज किया जाता है डायल इंडिकेटर का। तो ये भी पूरा आपका वर्कशॉप के टूल में आ जाता है, ठीक है, मेजरमेंट में। तो ये आपका मॉड्यूल नंबर फर्स्ट आ जाता है, ठीक है। तो मॉड्यूल नंबर फर्स्ट में आपने देखा टोटली जो है आपका वर्कशॉप से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, मेजरिंग टूल्स हैं, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो अगर डिप्लोमा और बीटेक वाले स्टूडेंट्स जो हैं, वो अपना बेसिकली जो वर्कशॉप वाला है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाला, उसी में जो आपने पढ़ा हुआ है थ्योरी को, उसी को आप रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल सेकंड की। मॉड्यूल सेकंड में आता है आपका मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स में अगर हम ट्रेड थ्योरी की बात करें तो क्या क्या है इसमें, इंट्रोडक्शन टू मेजरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन द ट्रेड मेजरिंग स्टैंडर्ड्स, नॉर्मली यूज्ड मेजरमेंट्स ऑफ यूनिट्स, एफपीएस एंड एमकेएस सिस्टम, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ स्टील रूल, ग्रेजुएशन इन मेट्रिक एंड इंच, डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्राई स्क्वायर डिवाइडर्स, जेनी कैलिपर, कैलिपर कॉम्बिनेशन सेट एंड स्क्राइबिंग ब्लॉक, फंक्शंस एंड यूज केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द मार्किंग टूल। तो यही जो ऊपर आपने पढ़ा था, ठीक है, उसी से रिलेटेड इसमें वही सारे इक्विपमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। तो आपको वही ध्यान में रखना पड़ेगा जितने भी मार्किंग वाले टूल हैं उनके बारे में। और यहाँ पे यूनिट्स की बात की गई है तो सीजीएस है, एफपीएस है, एमकेएस जो सिस्टम होता है ना, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है, ये तीनों सिस्टम जो प्रणालियाँ होती है ना मेजरिंग की, यूनिट्स की, इनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका माइक्रोमीटर्स, जो आपको पहले बताया ना पहले वाले मॉड्यूल में, वही वाला इसमें है। माइक्रोमीटर इंटरनल है, एक्सटर्नल है, उनका कंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर आप देखें तो आपका जो माइक्रोमीटर है उसके टाइप्स क्या हैं,
ठीक है, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, थिम्बल होता है उसमें, ठीक है, तो हैंडल होता है, ठीक है, और उसका क्या लीस्ट काउंट है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड देयर इंपॉर्टेंस इन मेजरिंग ऑब्जेक्ट्स, डेप्थ माइक्रोमीटर, डायल माइक्रोमीटर, देयर डिस्क्रिप्शन एंड यूज ऑफ एरर ऑन माइक्रोमीटर, ठीक है, जब आप यूज करते हैं तो एरर कितना हो सकता है, ठीक है, एंड रेक्टिफिकेशन मेथड्स, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोमीटर टू मेंटेन एक्यूरेसी, मतलब आप उसका केयर कैसे रखेंगे एक्यूरेसी मेंटेन रखने के लिए। फिर इधर माइक्रोमीटर हो गया, उसके बाद आपका वर्नियर कैलिपर का आता है कि वर्नियर कैलिपर का डिस्क्रिप्शन, फंक्शन, यूज, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्नियर स्केल्स एंड ग्रेजुएशंस ऑफ इंच एंड मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ग्रेजुएशन एंड इट्स एप्लीकेशन, वही चीज में ही है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर का कंस्ट्रक्शन क्या क्या है, क्या क्या पार्ट्स हैं उसके, उसका लीस्ट काउंट क्या है, ठीक है, उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसका रख रखाव कैसे रखेंगे, ठीक है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, बेवल प्रोटेक्टर भी आता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, डिफरेंट एप्लीकेशंस, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द एवर मेंटेन एक्यूरेसी, ठीक है। फिर आपका आता है अगला, इंपॉर्टेंस ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर। अब मैंने पहले ही बताया डायल टेस्ट इंडिकेटर का मतलब डायल गेज, ठीक है, तो डायल गेज की बेसिकली क्या होता है, कैलिब्रेशन के लिए यूज किया जाता है, कोई भी जैसे सरफेस प्लेट हुआ है उसकी एक्यूरेसी एकदम मेंटेन है कि नहीं है, ठीक है, एक्यूरेट प्रॉपर वो प्लेन है या नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ एरर तो नहीं है, तो इन सब का कैलिब्रेट करने के लिए हम डायल इंडिकेटर का यूज करते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर सही रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आपका माइक्रोमीटर सही रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इन सबको कैलिब्रेट हम करते हैं डायल गेज से। तो डायल गेज का क्या डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, फंक्शन क्या है, ठीक है, इसका यूज कैसे होता है, इसका मेंटेनेंस और केयर कैसे रखते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आप जो है जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आपका आ जाता है तो इस तरह से आपका ये हो जाता है मॉड्यूल नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम चलते हैं मॉड्यूल थर्ड पे। नेक्स्ट है आपका मॉड्यूल थर्ड। मॉड्यूल थर्ड में आपका क्या है, सीट मेटल एंड हैंड फोर्जिंग एंड वेल्डिंग, ठीक है, तो इसमें आपका मेनली ये भी वर्कशॉप से रिलेटेड है। इसमें सीट मेटल फोर्जिंग और वेल्डिंग वाला जो पोर्शन होता है वर्कशॉप का, उसमें जो भी इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो थ्योरी है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें हम बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशंस, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड एंड व्हाट इज रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लासिफिकेशन एंड यूज ऑफ सीट मेटल्स। तो इसमें अगर आप देखेंगे, अगर आप इसका निचोड़ देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपने डिप्लोमा बीटेक वाले दोनों मैकेनिकल वाले आप पढ़े हुए होते हैं, तो एक बार आप इसको अपना रिवाइज कर लेंगे, मटेरियल साइंस वाला जो पोर्सन है वहां से आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर माइल्ड स्टील एंड नॉन फेरस मेटल्स है, मार्किंग एंड लेआउट ऑफ टूल्स, डिवाइडर्स, ट्रैमल्स, इसमें माइल्ड स्टील की बात चल रही है और नॉन फेरस मेटल्स की, तो वही बात है जो आपने मेटलर्जी उसमें जो आपने मेटल साइंस में पढ़ा हुआ है, मेटल नॉन मेटल, उनके बारे में आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका वेरियस टाइप्स ऑफ स्निप्स एंड सीयर्स एंड देयर यूज, टेबल मॉडल सीयर्स, डिस्क्रिप्शन, केयर एंड मेंटेनेंस। जो आपकी सीयर होती है ना, अगर डिप्लोमा वाले देखे होंगे अपना, उनको हिंदी में कतरनी बोलते हैं उसको, ठीक है, तो उनके भी टाइप्स होते हैं, वर्कशॉप में वो होता है, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है सीट मेटल वर्कर्स, टूल बेंच, वाइज, सॉफ्ट जार्स, क्लैम्प्स, प्लायर्स, बेंच स्टैक्स, होल्डर्स, वेरियस टाइप्स एंड देयर यूज। जितने भी वर्कशॉप वाले टूल्स हैं, जैसे प्लायर हुआ, प्लायर होता है ना, प्लास जिसको बोलते हैं, बेंच स्टैक्स हो गया, होल्डर हो गया, ठीक है, जो सीट मेटल वाले आपके टूल्स हैं उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फिर आपका था फाइल्स। फाइल्स के बारे में आपको पहले बताया कि कितने टाइप्स के होते हैं, कट्स के हिसाब से, ग्रेड लेंथ के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए, और सॉफ्ट मेटल पे किस तरह की फाइल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है कि सोल्डर, सोल्डर आप सोल्डरिंग ब्रेजिंग आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अपना वर्कशॉप में, उसके बारे में कौन कौन से सोल्डर होते हैं, सोल्डर की किस मटेरियल से बनता है, लेड एंड टिन, ठीक है। ब्रेजिंग में आपका कॉपर से भी बनता है, तो सोल्डरिंग ब्रेजिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, टेम्परेचर किस टेम्परेचर पर करते हैं, तो जो आपने पढ़ा हुआ है उसको आप रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट, तो रिवेट जॉइंट की जो टाइप्स होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में भी आप पढ़ लेंगे। फिर आपका आता है बेलोस, ब्लोअर्स एंड देयर वर्किंग, फोर्ज पार्ट्स एंड देयर यूज। बेलोज की बात करें तो वो भी आपका डैम्पिंग टाइप की डिवाइस होते हैं, उस वो भी उसका भी पोर्शन आपको वर्कशॉप में मिल जाएगा, अगर वर्कशॉप वाली बुक पढ़ेंगे तो वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। बाकी ये एनविल्स हैं, एनविल आपने देखा होगा, वो हॉर्न वाला जो ब्लैक वाला होता है मोटा सा, उसमें स्मिथी वाले शॉप में, वो उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एनविल्स आप पढ़ लेंगे, ठीक है। हैंड टूल्स, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड देयर यूज ऑफ मेंटेनेंस, इसमें आपका हैंड टूल्स में आपके जैसे हैमर वगैरह आ जाते हैं, चिमटा वगैरह आ जाते हैं, इन सब के बारे में भी आप थोड़ा 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 आइडिया कर लेंगे कि हैमर के, बेसिकली इसमें क्या पूछता है कि हैमर का एमओसी क्या है, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, कास्ट स्टील का हैमर बना होता है, ठीक है, और आपका जो चिमटा होता है ये इसके क्या मटेरियल हो सकते हैं, माइल्ड स्टील के होते हैं, तो इनमें एमओसी का ज़्यादातर पूछ लेता है, ठीक है। और हैमर टूल्स में हैमर के टाइप्स पूछ लेता है, क्रॉस पिन हैमर, ठीक है, बॉल पिन हैमर, इस टाइप के होते हैं ना, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर आपका इसमें आता है इंट्रोडक्शन टू द बेल्डिंग,
ट्रेड इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, सेफ्टी प्रिकॉशन इन गैस बिल्डिंग, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड। इसका मतलब ये है कि ये आपका आ जाता है बिल्डिंग वाला पोर्सन, ठीक है। तो जो बिल्डिंग में कितने टाइप की बिल्डिंग होती है, ठीक है, बिल्डिंग में कौन कौन सा आपका फिलर रॉड यूज होता है, किस टाइप के कौन कौन सी इनर्ट गैसेज यूज होती हैं किस बिल्डिंग में, ठीक है, किस मटेरियल के लिए कौन सी बिल्डिंग यूज की जाती है, ये आपको इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और फिर आपका आता है फर्स्ट एड, आप ध्यान रखेंगे कि उसमें फर्स्ट एड में क्या प्रिकॉशंस यूज करते हैं, ठीक है, बिल्डिंग करते समय अगर आपको कोई दुर्घटना हो जाए तो आप फर्स्ट एड क्या रखेंगे उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। बाकी आपका आता है बिल्डिंग टूल्स, टूल्स में वही है आपका सोल्डर हुआ, ठीक है, और ये फिलर रॉड हुआ, ठीक है, इनर्ट गैस हुई, ठीक है, ट्रांसफार्मर हुआ, ठीक। तो ये सब आपके वेल्डिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में आ जाते हैं। फिर है मेथड्स ऑफ शेपिंग, जॉइनिंग, मेटल रिंगिंग, बोल्टिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एंड वेल्डिंग। सोल्डरिंग ब्रेजिंग आपको मैंने पहले बता दिया कि किस टेम्परेचर पे करते हैं, कितने टेम्परेचर के पहले करते हैं, बाद करते हैं, कौन कौन सा सोल्डर यूज करते हैं, सोल्डर का मटेरियल क्या होता है, ठीक है। तो सोल्डरिंग वैसे 450 डिग्री से नीचे करते हैं, 450 के बाद करते हैं, उसको ब्रेजिंग बोलते हैं, ठीक है। और भी सारे डिफरेंस होते हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। फिर आता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ बिल्डिंग, फ्यूजन, प्रेशर, सरफेस बॉन्डिंग, बिल्डिंग मेथड्स, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग जॉइंट्स एंड पोजीशंस, ठीक है, बिल्डिंग प्रोसेस एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। मतलब है कि बिल्डिंग कितने टाइप्स की हो सकती हैं, ठीक है, बिल्डिंग के टाइप्स के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। सोर्स ऑफ हीट, इलेक्ट्रिक आर्क एंड गैस बिल्डिंग, जैसे आप बिल्डिंग कर रहे हैं तो सोर्स ऑफ हीट, जैसे इलेक्ट्रिक बिल्डिंग में आप इलेक्ट्रिक यूज करते हैं, आर्क का यूज करते हैं। अगर आप गैस बिल्डिंग कर रहे होंगे तो गैस का यूज करेंगे, ठीक है, उसमें सोर्स ऑफ हीट क्या होगा, गैस होगा। एंड देयर एप्लीकेशंस, अब ये है कि दो बिल्डिंग है, इलेक्ट्रिक है, गैस है, तो दोनों को यूज कहाँ कहाँ पे करेंगे, ठीक है। जरूरी ऐसा तो है नहीं कि हर जगह इलेक्ट्रिकल कर लेंगे, हर जगह गैस कर लेंगे, जरूर ऐसी कुछ बात है तभी तो दो बिल्डिंग बनाई गई है, तो दोनों का यूज आपको पता होना चाहिए। इन ऑटोमोबाइल गैस फ्लेम कॉम्बिनेशन, फ्लेम टेम्परेचर, अगर हम गैस बिल्डिंग करते हैं तो आपका उसका CO एंड O2 का मिक्सचर क्या होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका आता है ऑक्सी एसिटिलीन बेंडिंग, वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है, वही बताया ना C2H2 का। तो अगर आप ऑक्सीजन, अगर आप गैस वेल्डिंग करते हैं, हाँ, तो अगर आप गैस वेल्डिंग करते हैं तो आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन में, ठीक है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग बोलते हैं, O2 और C2H2 में आपका रेशियो क्या होना चाहिए उसके हिसाब से भी गैस वेल्डिंग के टाइप्स होते हैं, ठीक है। न्यूट्रल है, ऑक्सी एसिटिलीन है, ठीक है, रिड्यूसिंग एसिटिलीन वेल्डिंग होती है। तो तीनों का यूज कहाँ कहाँ पे होता है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एंड गैस सिलेंडर्स, और सबसे अच्छी बात कि आपको गैस सिलेंडर पता होना चाहिए कि किस कौन से कलर का गैस सिलेंडर होता है, एसिटिलीन वाला, और कौन से कलर का गैस सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन वाला, ये भी आपको पता होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन आता है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, आप पढ़ लेंगे। फिर अगला आता है आपका मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 4 में आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, बताया नहीं कि हीट इंजन तो है, लेकिन इसमें केवल थर्मोडायनेमिक्स नहीं आता है, इसमें जो है बाकी सारी चीज़ें भी, सीट मेटल, वर्कशॉप, इलेक्ट्रिसिटी बेसिक वाली, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर हम इसकी बात करें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में, तो वही पहला तो वही सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड फर्स्ट एड हो गया, ठीक है, कॉमन टर्म्स यूज्ड इन ट्रेड, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है, सेलेक्टेड सिंबल्स एंड सिग्नल साइंस यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिकल टर्म में हम बात करें तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी, मतलब इलेक्ट्रिकल में जब हम बात करेंगे तो कौन कौन से सिंबल, सेलेक्टेड सिंबल यूज किया जाता है ना इलेक्ट्रिकल में, उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फिर टाइप्स ऑफ सोल्डर्स एंड फ्लक्सेस रिक्वायर्ड फॉर सोल्डरिंग, ये तो आपको पहले बता दिया कि सोल्डरिंग में कौन कौन से सोल्डर किस टाइप के होते हैं, ठीक है, किस चीज़ से बनते हैं, कौन से मेटल से, कौन से मटेरियल से मिलकर बनते हैं, और उनमें फ्लक्स कौन कौन से फ्लक्स, मतलब हिंदी में गालक बोलते हैं, किस टाइप के फ्लक्स यूज किए जाते हैं, किस किस मटेरियल की वेल्डिंग की जाएगी, जैसे मान लो एल्यूमिनियम की अगर सोल्डरिंग करनी हो, कॉपर की करनी हो, ठीक है, इनकी अगर करनी हो सोल्डरिंग, तो किस टाइप के फ्लक्स यूज किए जाएंगे और किस टाइप के सोल्डर यूज किए जाएंगे। फिर इंट्रोडक्शन टू द इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग, सोल्डरिंग में जो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओम्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन ओम्स लॉ, ओम्स लॉ B/IR, इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, फ्यूज, अर्थिंग, फ्यूजेस एज प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। तो कुल मिला जुला के इसमें आपको क्या होना चाहिए, ये पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का, वो आपको पता होना चाहिए, बेसिक वहीं से आ जाता है। उसके बाद है वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी ये आपको पता होना चाहिए। एंड देयर कैलकुलेशन इन सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, सिंपल प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ AC/DC मीटर्स, इसमें आपको AC/DC मीटर आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ ग्रेड साइज ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटेड वायर्स एंड केबल्स, जो आपके केबल होते हैं उसमें इंसुलेशन होता है ना, तो किस टाइप की इंसुलेशन है, कितने ग्रेड का है, उसका साइज क्या है, ठीक है, उनका प्रॉपर सिलेक्शन, यूज मटेरियल इन सिंपल डोमेस्टिक वायरिंग, ये आपको आइडिया होना चाहिए। फिर आता है कॉमन इलेक्ट्रिकल टर्म्स यूज
सच एज AC, DC इंडक्शन, कैपेसिटेंस, फ्रीक्वेंसी, फेजेस, बैटरी स्पेसिफिकेशंस एंड कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटरीज, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बैटरीज। इसमें क्या है कि जो आपका इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, ठीक है, फेज है, बैटरी स्पेसिफिकेशन है, इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं पता होगा मैकेनिकल वालों को, तो आप क्या करेंगे, जो ITI वाली बुक आती है, ठीक है, वहाँ से आप बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेंगे, तो वो आपके लिए काम कर जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं पूछते हैं, थोड़ा बेसिक बेसिक पूछते हैं, ठीक है। कुछ एक तरह से याद करने वाली चीज़ें रहती हैं, जिसमें आप कभी कभी दिमाग नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। वो चीज़ें आपको पर्टिकुलर याद होनी चाहिए कि हाँ, इस वाले इक्विपमेंट में ये चीज़ यूज होता है, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए प्रॉपर आपके टिप पे, तो एक बार आप वहाँ से पढ़ लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये वाले सब्जेक्ट जो हैं, ये वाले टॉपिक्स जो हैं आपके मैकेनिकल में नहीं होते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, तो इस पे आप ध्यान रखेंगे। फिर आपका आता है मॉड्यूल नंबर 5। मॉड्यूल 5 में अगर हम बात करेंगे तो इसमें आता है पेट्रोल इंजन। अब यहाँ से जितने भी मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो डिप्लोमा के हों या बीटेक के हों, उनके लिए यहाँ से थोड़ा सा सहूलियत आ जाती है, ठीक है। यहाँ से अब उनका काम शुरू हो जाता है। ट्रेड थ्योरी में अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन टू द ट्रेड सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशंस, तो पहला तो वही है। उसके बाद आता है आपका स्टोरिंग एंड हैंडलिंग ऑफ फ्यूल्स, ब्रेक फ्लूइड्स, ऑयल ग्रीस, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स एंड इट्स पर्पज एंड यूज, एलिमेंट्री फर्स्ट एड। पहला तो वही हो गया। दूसरा था जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन का क्लासिफिकेशन ये सब आपने पढ़ाई है, ठीक है, मैकेनिकल में, तो आप वहाँ से रिवाइज कर लेंगे। कंपेरिजन बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन, ये भी बहुत केक वॉक है आपके लिए, ठीक है। यूज्ड इन पैकिंग एंड गास्केट, टाइप्स ऑफ लॉकिंग डिवाइसेस एंड देयर प्लेसेस ऑफ यूज इन पेट्रोल इंजन्स। तो ये आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन फीचर्स में आप जो है थ्योरी की बुक देख लेंगे, क्योंकि पेट्रोल इंजन में आपने हो सकता है केवल न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस किए हों, लेकिन इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पूछता है, तो थोड़ा सा आप पेट्रोल इंजन को थ्योरी से कवर कर लेंगे। फिर आपका था प्रिकॉशंस इन स्टार्टिंग, रनिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ पेट्रोल इंजन, डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक, ये भी आप पढ़ा हुआ है आपने आपने जो है, इसको आप रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए काम हो जाएगा। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजन ऑक्सिलरीज एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस गेजेस यूज्ड विद द इंजन। तो इसमें क्या होता है कि पेट्रोल इंजन में क्या क्या चीज़ें ऑक्सिलरीज यूज होती हैं, उनके बारे में भी आप एक बार थ्योरी वाली बुक से जरूर पढ़ लेंगे। फिर आपका आता है इंजन डिटेल्स, सिलेंडर हेड्स, सिलेंडर एंड सिलेंडर लाइनर्स, देयर मटेरियल्स, वियर काजेस, ठीक है, मेथड्स ऑफ रिकंडीशनिंग वार्म सिलेंडर्स, पिस्टन पिस्टन रिंग्स, टाइप्स एंड फंक्शन एंड मेंटेनेंस। इसमें क्या है कि जो आपका सिलेंडर हेड वाला पार्ट होता है, सिलेंडर है, उसमें जो जो ऑक्सिलरीज पेट्रोल इंजन में होती हैं, जैसे सिलेंडर हेड हुआ, सिलेंडर लाइनर हुआ, इनके क्या मटेरियल हैं, ठीक है, इनका बियर एंड टियर क्यों होता है, किस रीजन से होता है, और बियर एंड टियर के बाद इनको रिकंडीशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फिर आपका आता है ब्रीफ फंक्शंस ऑफ फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील एंड क्लच आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ से आपको इसका बेसिक आइडिया हो जाना चाहिए। उसके बाद वाल्व एंड वाल्व ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो टैपेट वाल्व वगैरह होता है ना, उसमें डीजल इंजन वगैरह में आपने देखा होगा, रेलवे में अगर आपने ट्रेनिंग करी हो तो वाल्व ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होना चाहिए। वाल्व टाइमिंग डायग्राम आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, ये आपके सिलेबस में होता है। कैमशाफ्ट टाइमिंग डायग्राम, वाल्व टाइमिंग डायग्राम ही होता है। कैमशाफ्ट एंड टाइमिंग गियर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमिंग मार्क, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको। फिर आता है इग्निशन सिस्टम ऑफ पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन में इग्निशन जो होता है वो किस तरह से होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पर्पज ऑफ इंडक्शन कॉइल, डिस्ट्रीब्यूशन स्पार्क प्लग, ठीक है, इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए, थ्योरी वाली बुक में आपको मिल जाएगी, जो आपकी IC इंजन वाली बुक है, ठीक है। फिर आता है एलिमेंट्री फंक्शंस ऑफ द कार्बोरेटर एंड एडजस्टमेंट्स, पेट्रोल इंजन में जो कार्बोरेटर यूज होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसका क्या फंक्शन है, ठीक है, उसको एडजस्ट कैसे करते हैं कार्बोरेटर को। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ करेक्ट एयर फ्यूल मिक्सचर इन द इंजन परफॉर्मेंस, ठीक है, जो आपका इंजन है उसमें एयर फ्यूल मिक्सचर का सबसे बड़ा रोल होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये रहा आपका मॉड्यूल नंबर 5। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल 6 की। तो मॉड्यूल 6 में आपका बस इतना ही दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ फ्यूल फिल्टर्स, जो आपके फ्यूल फिल्टर यूज होते हैं उनके टाइप्स क्या क्या हैं, क्लीनिंग एंड रिप्लेसमेंट, फिल्टर को क्लीन कैसे करेंगे, ठीक है, उनका रिप्लेसमेंट कैसे किया जाता है, प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग एयर लॉक फ्रॉम डीजल लाइन, ठीक है, अगर डीजल लाइन में जो एयर लॉक्ड हो जाती है उसको किस तरह से रिमूव करेंगे, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर मेंटेनेंस प्रोसीजर एंड मेंटेनेंस इंजन लॉग बुक, जो आपका इंजन होता है इंजन को लॉग बुक कैसे मेंटेन करेंगे उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ये ITI वालों के लिए होता है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फिलहाल ये डिप्लोमा और बीटेक वाले नहीं पता होगा इन लोगों को, तो ये आप एक बार ITI वाली बुक से आप जो है रेफरेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मॉड्यूल नंबर 7। मॉड्यूल नंबर 7 बात करें तो सस्पेंशन, स्टीयरिंग एंड ब्रेक्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे है तो ये हीट इंजन का, लेकिन हीट इंजन से रिलेटेड जो भी है आपका पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, ठीक है, उसमें आपका पूरा का पूरा सिस्टम आ जाता है, जिससे उसमें आपको सस्पेंशन भी यूज होता है गाड़ी में, स्टीयरिंग भी यूज होती है गाड़ी में, ब्रेक भी यूज होता है, ठीक है, तो आपको ये तीनों चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बात करें तो पहला तो ये जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम, व्हील्स एंड टायर्स एंड ट्यूब्स,
ठीक है। जो आपका सस्पेंशन सिस्टम है उसमें आपको व्हील के बारे में, टायर्स के बारे में, ट्यूब्स के बारे में, उनके साइज क्या है, उनका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। फिर आप स्प्रिंग की बात करें तो लीफ टाइप की स्प्रिंग होती है, कॉयल स्प्रिंग होती है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। शॉक ऑब्जर्वर्स, ठीक है, उनके डिस्क्रिप्शन, फंक्शन और उनका केयर और मेंटेनेंस भी, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर आता है आपका डेफिनेशन ऑफ व्हील बेस एंड ट्रैक डिस्क्रिप्शन। जब आप गाड़ी की बात करेंगे चेसिस वगैरह की, तो उसमें आपका व्हील बेस और ट्रैक भी आता है, उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। टाइप्स एंड फंक्शंस आईएफवी सिस्टम्स, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। टाइप्स, डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शंस, केयर एंड मेंटेनेंस। फिर आपका आता है लेआउट ऑफ स्टीयरिंग, असेंबली एंड लिंकेज इन डिफरेंट व्हीकल्स। स्टीयरिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टीयरिंग होता है ना, दो दो टाइप की होती हैं, ठीक है। अकरमन और डेविस टाइप की, ये बीटेक वालों ने पढ़ रखी हुई, डिप्लोमा वालों ने भी पढ़ रखी हुई तैयारी के दौरान, ठीक है। नेम एंड फंक्शन ऑफ ईच पार्ट, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन, फंक्शन ऑफ स्टीयरिंग बॉक्सेस, स्टीयरिंग जो बॉक्स होते हैं उनके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। लुब्रिकेशन ऑफ लिंकेज एंड स्टीयरिंग बॉक्स। फिर आपका आता है स्टीयरिंग ज्योमेट्री, अकरमन, एंगल कैस्टर, कैम्बर, किंग पिन इंक्लिनेशन। ये कैस्टर, कैम्बर और किंग पिन इंक्लिनेशन जो है, ये आपका स्टीयरिंग मैकेनिज्म में एंगल होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। टू इन टू आउट ऑफ ऑन टर्न्स होता है, तो इनके डेफिनेशन और इनका एंगल, ठीक है, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्टली आ जाते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन एंड पर्पज, चेकिंग एंड करेक्टिंग विद इंस्ट्रूमेंट्स, कॉमन स्टीयरिंग ट्रबल्स एंड रेमेडी। मतलब क्या है कि जब आप इसको चेक करते हैं और इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, ठीक है, उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। फिर आपका आता है जनरल लेआउट ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम, मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक ब्रेक। ब्रेक आपकी दो टाइप के, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक, दोनों का आपका ब्रेकिंग सिस्टम का आपको लेआउट का आइडिया होना चाहिए। पर्पज ऑफ हैंड ब्रेक्स, जो आपके हैंड ब्रेक होते हैं उनका पर्पज क्या है, ठीक है, उनका फंक्शन क्या है, उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और हर एक पार्ट का मेंटेनेंस कैसे करेंगे, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक, तो सेम जो आपने मैकेनिकल यहाँ पे मैकेनिकल के लिए दिया है, उसी तरह से आपको हाइड्रोलिक के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। वर्किंग ऑफ मास्टर सिलेंडर एंड टाइप्स इन यूज, ठीक है, जो हाइड्रोलिक सिलेंडर में जो मास्टर सिलेंडर होता है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पर्पज ऑफ चेक वाल्व एंड कंपनसेटिंग पोर्ट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वर्किंग ऑफ व्हील सिलेंडर एंड टाइप्स इन यूज, कॉमन ट्रबल्स इन ब्रेकिंग सिस्टम एंड देयर रेमेडी। तो टोटली यहाँ पे पूरा पूरा क्या होगा, आपका ब्रेकिंग सिस्टम हो गया। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो ब्रेकिंग सिस्टम, सस्पेंशन और स्टीयरिंग के बारे में इन्होंने सिलेबस दिया है, इसमें बीटेक और डिप्लोमा वालों को एक बार आप थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। एक बार आप थ्योरी देख लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि डिप्लोमा मैकेनिकल और बीटेक वाले जो होते हैं वो केवल और केवल उनका न्यूमेरिकल से ही काम चलता रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको डीप में इसमें थ्योरी में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल से कम क्वेश्चन डायरेक्टली थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं। और उस समय क्या होता है कि आप भले ही बीटेक किए हुए हों या फिर डिप्लोमा किए हुए हों, अगर आप अपने आप को 30 मार्क का समझेंगे तो आपसे बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। और आप जो है, और इस एग्ज़ाम में, सारे एग्ज़ाम में टॉप करने के बावजूद आप इस एग्ज़ाम में फेल हो सकते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें सीरियस होना ज़रूरी है, और बेसिक जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको आप ज़रूर स्टडी कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। फिर आपका आता है मॉड्यूल नंबर 8, ये आपका लास्ट मॉड्यूल है हीट इंजन के ट्रेड में, जो सिलेबस है उसका लास्ट मॉड्यूल है। इसमें आपका आता है ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। ये भी आप देख रहे हैं कि जो आपका हीट इंजन वाला जितना भी, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं, हीट इंजन की जो भी गाड़ी होगी ना, आपको उस गाड़ी का पूरा सिस्टम आपको पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें तो डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंगल प्लेट एंड मल्टी प्लेट क्लच। तो आप जब गाड़ी चलाते हैं तो उसमें आप पता होगा, जो भी आपकी इंजन वाली गाड़ी है, डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो, उसमें आपका क्लच यूज होता है। तो क्लच, सिंगल प्लेट क्लच के बारे में पता होना चाहिए आपको, मल्टी प्लेट क्लच के बारे में भी, उनका फंक्शन और उसमें कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है, क्लच की असेंबली, इन सब के बारे में, उनका मटेरियल कौन सा है, किस चीज़ का, लाइनिंग का क्या मटेरियल है, ठीक है, बॉन्डेड लाइनिंग, लाइनिंग में बॉन्डेड लाइनिंग क्या है, रिवेटेड लाइनिंग क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फिर आपका आता है डैम्पर, डैम्पर स्प्रिंग इन द क्लच प्लेट, क्लच प्लेट में जो डैम्पर स्प्रिंग है उसका पर्पज क्या है, फ्री प्ले इन द ऑपरेशन ऑफ क्लच, फ्री प्ले क्या है, फंक्शन ऑफ द पायलट स्पाइगॉट बियरिंग, ठीक है, इसका क्या नाम है, फंक्शन क्या है। फिर काजेज एंड रेमेडी ऑफ क्लच ट्रबल्स, जब आप क्लच लगाते हैं उसमें क्या क्या कॉज आ सकता है, क्या क्या ट्रबल आ सकता है, उसके कॉजेज क्या हैं और उसकी रेमेडीज क्या हैं, इनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। फिर आपका आता है पर्पज ऑफ द गियर बॉक्स, जब आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें गियर बॉक्स भी होगा, तो गियर बॉक्स में क्या क्या गियर रेशियो हैं, किस टाइप के गियर यूज हो रहे हैं, ठीक है, उसमें स्लाइडिंग में गियर बॉक्स का फंक्शन क्या है, कॉमन ट्रबल्स एंड देयर रेमेडीज। और लुब्रिकेशन सिस्टम, गियर बॉक्स में लुब्रिकेशन होता रहता है, उसमें किस टाइप के लुब्रिकेशन यूज किए गए हैं, 4 स्पीड है, ठीक है, या ऑटो फीड है, ठीक है, ग्रेविटी फीड है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फिर डिस्क्रिप्शन एंड एडवांटेज ऑफ कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स, सिंक्रोमेश गियर बॉक्स। दो टाइप के गियर बॉक्स होते हैं, कांस्टेंट वाले, एक सिंक्रोमेश होते हैं।
दोनों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। कॉमन ट्रबल्स एंड रेमडीज, टाइप्स ऑफ सिंक्रोमस गियर बॉक्स एंड देयर स्पेशल फीचर्स। जो आपका सिंक्रोमस गियर बॉक्स है उसके क्या क्या टाइप्स हैं, उनके क्या क्या फीचर्स हैं, ये पूरा थ्योरेटिकल है, इसको आपको पता होना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए। फंक्शनिंग ऑफ द गियर शाफ्ट लीवर, टाइप ऑफ lubricating oil used in gearbox, types of seal and bearings used in gearboxes, material used for gears, backlash of gears, inspection of old gears for determining their uses। ये आपका हो जाता है मॉड्यूल नंबर 8 का थ्योरी वाला पार्ट। ठीक है, फिर आपका लास्ट में ये बचता है वर्किंग ऑफ रियर एक्सल। रियर मतलब पिछला, तो रियर एक्सल का वर्किंग क्या है, इसका लुब्रिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, और व्हील ड्रम में जो ऑयल यूज होता है उसका रीजन क्या है। डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शन ऑफ फाइनल ड्राइव, फाइनल ड्राइव का फंक्शन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है। फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंशियल गियर्स, टूथ कॉन्टैक्ट एंड बैकलेस एडजस्टमेंट इन रियल एक्सल असेंबली, इंट्रोडक्शन टू पावर टेक ऑफ सिस्टम, कॉमन ट्रबल्स इन द ट्रांसमिशन सिस्टम एंड रेमडीज। ठीक है, तो ये आपका टोटल 8वां मॉड्यूल हो जाता है हीट इंजन ट्रेड का। ठीक है, तो ये रहा आपका मॉड्यूल नंबर 8 हीट इंजन ट्रेड का, यही आपका लास्ट मॉड्यूल था। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप एक एक मॉड्यूल करके जो जो भी इसमें ट्रेड से रिलेटेड थ्योरी हैं उनके बारे में आप थोड़ा डीप में और थ्योरी वाले बुक से पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, और सबसे इजी तरीका तो आपके लिए ये होगा कि आप जो जो यहाँ पे जो कोर्स आपके डिप्लोमा या बीटेक में आपको मिल रहा है, जैसे पेट्रोल इंजन वाला हुआ, आप तो देख ही रहे हैं उसमें कम ही पोर्शन आपको मिल मिल पाता है, बाकी आपको इसमें ज़्यादातर थ्योरी ही है। तो आप अगर आईटीआई की बुक अगर आप कहीं से जो है जुगाड़ कर लेते हैं और उसको आप एक बार एक सिंगल रीडिंग या डबल रीडिंग आप लगा लेंगे तो आप बहुत ही इजीली आप अच्छे मार्क्स इसमें अचीव कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप इसको लाइटली ले लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन होने वाला है ये, क्योंकि इसके क्वेश्चंस टोटली थ्योरेटिकल होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप इसमें दिमाग लगा पाएंगे और फाइनली आपको तुक्का ही लगाना पड़ेगा, और जब आप तुक्का लगाएंगे तो आपका गलत होगा, और गलत होगा तो ये जो ट्रेड है ये आपको केवल और केवल क्वालिफाई करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इसमें क्वालिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है, नंबर लाना तो दूर की बात है। ठीक है, मेरे कई सारे दोस्त जो अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हुए थे CBT 1 में भी और CBT 2 के पार्ट ए में भी मेरिट में अच्छा खासा नंबर ला सकते थे, लेकिन वो ट्रेड ही क्वालिफाई नहीं कर पाए, केवल इसी रीजन से, क्योंकि उनको लगता था कि हीट इंजन तो मेरा पड़ा हुआ है और मेरे लिए एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, मैं इजीली इसको कर ले जाऊंगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि हीट इंजन जो हम सोच रहे थे हीट इंजन, वो हीट इंजन नहीं था। ठीक है, हीट इंजन वो कुछ अलग ही था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसमें आप सीरियस हो जाइए और थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आईटीआई वाली बुक वगैरह जुगाड़ करके अच्छे से पढ़ लीजिए, तो वो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड